पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन खत्म हो चुका है और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी है नहीं। और आई थिंक अभी फिलहाल इस वक्त जो सूरत हाल है ना, इस वक्त जनरली अगर हम देखें कि आज अगर हम देखूं, मैं देखूं तो इंडिया वाला मैच अगर मैं देखूं या पाकिस्तान वाला देखूं तो ऐसा लग रहा है कि 3-4 दिन हो चुके हैं, क्योंकि इंडिया वाले मैच की भी जो इंडिया वाले मैच का भी जो रिजल्ट है वो कल हमें पता चल जाएगा। पाकिस्तान वाला मैच भी बहुत लंबा हो जाएगा। या तो पाकिस्तान अगर यहाँ से बहुत अच्छा खेल जाता है तो बहुत बहुत ही अच्छा खेल जाता है, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्कुल खेल जाता है, तो फिर जाके पाकिस्तानी मैच जीतेगा और 5वें दिन जाके जीतेगा। 5वें दिन जाएगी बात यह, क्योंकि अभी ना इस वक्त कोई सिचुएशन बहुत अच्छी है नहीं पाकिस्तान की। और यहाँ से अगर देखें तो पाकिस्तान अगर एवरेज खेलता है, बराबर करने के लिए खेलता है, तो उसके लिए भी 5वां दिन मैच जाना पड़ेगा। सो ऐसे लग रहा है कि एक तो पहले लग रही है क्रिकेट या तो एकदम बहुत तेज हो गई है या तो बहुत स्लो हो गई है। अगर मैं देखूँ ना, पाकिस्तान की अभी पहली बैटिंग आई है पहली इनिंग की और दूसरा दिन खत्म हो गया। और अब यहाँ पे अगर मैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग की आते देखूं और उनके रन्स देखूं तो मुझे लगेगा कि बहुत तेजी से सब कुछ हुआ है। लेकिन जब देखूं कि पाकिस्तान अभी पहली इनिंग खेल रहा है और पाकिस्तान के 3 आउट हो चुके हैं 64 में, और साइमन यूब इसमें है नहीं, और बाबर रिजवान बैटिंग पे है, सो फिर मुझे लगता है कि यार मैच अभी या तो बहुत लंबा पड़ा या तो खत्म होने वाला है। सो आई थिंक वो इस वक्त सिचुएशन ही बड़ी अजीब सी हुई पड़ी है। ऐसे लग नहीं रहा कि सिर्फ अभी 2 दिन हुए हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ कि आज हुआ क्या। कल 300 प्लस साउथ अफ्रीका ने रन्स बनाए थे। आज वो उसी को खींच के लेके गए 615 तक। 615 रन तक वो लेके गए। जो रेयान रकिल्टन था उसने 259 किया और वो वहां पे खुद ही आउट हुआ था। वो मेरे ख्याल पता नहीं उसका 300 करने का मूड नहीं था, मूड उसका था नहीं, तो वो आउट हो गया। वो उसके साथ बैटिंग कर रहा था बवूमा ने कल शो कर लिया था। काइल वरीन जो उनका विकेट कीपर था उसने भी 100 रन बनाए और 147 बॉलों में वो बना के गया। तकरीबन 70 का उसका स्ट्राइक रेट था। 9 चौके 5 छक्के उसने लगाए। और जो रेयान रकिल्टन था उसने भी 3 छक्के 29 चौके लगाए उसने। और उसने बड़ी उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बैटिंग बड़ी इजी है, कोई इधर कुछ है ही नहीं। फिर बाद में मार्को जेंसन आते हैं और मार्को जेंसन भी नीचे से 62 रन बना जाते हैं। केशव महाराज आते हैं, वो भी 40 रन बना जाते हैं और वो अच्छे स्ट्राइक रेट से बना के जाते हैं। 114 के स्ट्राइक रेट से मार्को जेंसन ने भी बैटिंग की और केशव महाराज ने भी बैटिंग की। सो एंड पे ना 615 रन बनाए। और इस वक्त हुआ सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग की जो लिमिटेशंस है ना वो एक्सपोज हुई है सिर्फ, और कुछ भी नहीं हुआ। कि फॉर एग्जांपल हमें पहले मैच में असिस्टेंस मिली, हमने कम्पीट किया और पूरा आई थिंक पूरी तरह से फाइट अपनी दिखाई और शायद हम वो मैच जीत भी सकते थे। 2 विकेटों से हम वो मैच हारे। फिर उसके बाद हुआ ये कि अब दूसरा मैच आ गया तो अब बिल्कुल अब साउथ अफ्रीका की बैटिंग अगर देखा तो लगता था पट्टा विकेट है और उन्होंने कुछ 1-2 स्पिनर्स भी खिला लिए थे। सो अब लेकिन पाकिस्तान की तरफ देखे तो पाकिस्तान ने कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर ही नहीं खिलाया था। पाकिस्तान का जो स्पिनर था वो आगा था, चलो कह सकते हैं कि अच्छा स्पिनर है, लेकिन एक ही था, वो ऑफ स्पिनर था। उन्होंने केशव महाराज को भी खिलाया था। और अब उसके बाद अगर देखे तो अब हुआ क्या पाकिस्तान के साथ। पहले मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान की बॉलिंग क्या थी। मोहम्मद अब्बास ने तकरीबन 28 ओवर किए, 94 रन दिए, 3 आउट किए, 3.5 की इकोनॉमी थी और तकरीबन 28 ओवर किए उन्होंने। मीर हमजा ने 30 ओवर किए, 3 मेडन है और 127 रन दिए। 4 से ऊपर की इकोनॉमी है, 4.25 की इकोनॉमी थी। अब यहाँ से ना आप मीर हमजा की बॉलिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीर हमजा ने भी ये जो 2 आउट किए ना, ये आज ही किए, ये कल आउट नहीं थे, ये आज असल में एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि जहां पे ना वो खुद आउट होना शुरू हो गए थे कि यार अब एक हमारा टारगेट है। मुझे लगता है कि वो खींच के बहुत आगे भी लेके जा सकते थे अभी, हालांकि इतनी डेप्थ नहीं थी आज उनकी बैटिंग में जिस तरह पहले मैच में थी। खुरम शहजाद ने भी 2 आउट किए लेकिन उन्होंने भी 123 रन दिए। 25 ओवरों में 4 मेडन है और 123 रन उन्होंने भी दिए। उनकी इकोनॉमी 5 की थी, खुरम शहजाद की इकोनॉमी भी 5 की थी। और साउथ अफ्रीका में बात की जाती है कि ये जो कंडीशंस हैं वो बॉलिंग को सपोर्ट करती हैं। अच्छा, फिर आमिर जमाल ने 20 ओवरों में 110 रन दिए
तकरीबन 6 की इकोनॉमी थी उनकी, 5.5 एग्जैक्टली 5.5 की इकोनॉमी थी। अब मुझे ना आमिर जमाल के रोल का समझ ही नहीं आया, ये मुझे नहीं समझ आया। अब असल में एक साउथ अफ्रीका ने जब एक स्पिनर खिला लिया था तो पाकिस्तान ने जब देखा था तो पाकिस्तान को भी चाहिए था कि यार हमें एक स्पिनर खिलाना चाहिए, और वो आई थिंक समझ से बात थी कि वो क्यों नहीं पाकिस्तान ने किया। और आमिर जमाल मुझे नहीं समझ आती कि कैसी बैटिंग वो कर लेते हैं जो कि नुमान ही नहीं कर सकते। उन्होंने अभी ऐसी कोई कुछ एक दो इनिंग्स नजर आई थी हमें ऑस्ट्रेलिया में, उसके अलावा ऐसी कोई उनकी इनिंग्स है नहीं कि जो कि हम कहें कि यार वो हमें कंसिस्टेंटली हमें बैटिंग बॉलिंग करके दे रहे हैं। उनकी बॉलिंग का भी एक बड़ा सीरियस मसला है कि वो ये रन्स बहुत ज्यादा देते हैं। ये टेस्ट में भी ऐसा ही है और ये वाइड बॉल में भी ऐसे ही करते हैं। ये इनका बड़ा सीरियस मसला है और वो मेच्योरिटी इनमें अभी वो नजर ही नहीं आ रही इनकी बॉलिंग में। बॉलिंग पे वो कंट्रोल नजर नहीं आता। मतलब 2 बॉलें अच्छी करेंगे तो तीसरा बॉल इतना गंदा करेंगे कि उसमें चौका लगेगा। सो आई थिंक वो ये चीजें बेसिक लेवल पे जाके ठीक की जा सकती हैं। ये आप इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम में आके अब आप जो बात कर रहे थे कि जी हमें एक ऑलराउंडर मिल गया है, मुझे नहीं लगता कि उस लेवल का ऑलराउंडर आई थिंक जो हमें रिक्वायर्ड था वो है। अब मार्को जेंसन को देखें, वो पूरा बॉलर है, मेरे ख्याल से उनका बेस्ट बॉलर है इस वक्त, वो जिसको खेलना डिफिकल्ट है। सो खैर ये मसले हैं उनके। पूरे दिन में जब साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट किया था तो उस वक्त बवूमा आउट हो गए थे, डेविड बडिंगम वो आउट हो गए थे जल्दी, अब्बास ने उनको आउट किया था। लेकिन उसके बाद फिर वो अगला आया 100 बना के गया, फिर मार्को जेंसन ने 62 रन बनाए, फिर महाराज ने भी 40 रन बनाए। सो इस तरह करके और ये सब खुद आउट हो गए हैं, कोई ऐसी हमने मतलब बॉलिंग में कुछ इतना खास किया नहीं था कि हमने आउट किया उनको। फिर पाकिस्तान के बैटर्स आते हैं और बाबर आजम ओपन कर लेते हैं आज। अच्छा मुझे एक चीज यहाँ पे समझ नहीं है, मुझे इसका अंदाजा नहीं है कि अगर साइम अयूब मतलब पहली इनिंग में फील्डिंग के दौरान ही बाहर हो गया तो उसकी जगह पे क्या अब्दुल्ला शफीक आ नहीं सकता था? यार ये कई दफा वैसे हुआ है, पता नहीं कोई स्पेसिफिक या तो वजह होनी चाहिए या पता नहीं क्यों नहीं है, या टेस्ट मैचेस में ऐसा होता नहीं है। वरना मेरे ख्याल से हमने कीपर का तो कई दफा देखा कि एक दफा हुआ था, एक दफा नहीं शायद कई दफा हुआ कि एक इनिंग सरफराज ने के लिए, एक इनिंग रिजवान ने के लिए, मैं भी वो विकेट कीपर्स के लिए था, पता नहीं क्या वजह थी। ये मुझे अगर कोई बता सकता तो फिर जरूर बताए। खैर उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद और बाबर आजम बैटिंग के लिए आए और बाबर आजम इस वक्त 31 पे नॉट आउट कर रहे हैं और एक पाकिस्तान की उम्मीद भी उनसे है कि वो यहाँ पे लंबी इनिंग खेलेंगे और वो जरूरत भी है। और अब ये फिर ये देखे ना, शान मसूद 2 रन बना के आउट। अब शान मसूद की भी एक इनिंग अभी बहुत दूर चले जाए, आई थिंक कहाँ पे खेली थी उन्होंने आखिरी इनिंग अच्छी, मेरे ख्याल से इंग्लैंड के खिलाफ 150 रन की इनिंग थी उनकी। सो अब उसके बाद कोई इनिंग याद ही नहीं आती। वो एक इनिंग खेलते हैं तो वो फिर आगे उनकी 7-8 इनिंग ऐसी आती है कि वो उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं होती। तो शान मसूद को भी अब सिंपली देखना पड़ेगा। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, आई थिंक लिखा हुआ था, एक थंबनेल मैंने देखा उसमें लिखा हुआ था कप्तानी कोटे पे शान मसूद इस वक्त टीम में है। यार इस वक्त जो सूरत हाल है ना वो लग तो ऐसी रहा है, लेकिन शान मसूद को ना ये चीज थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। अभी कई लोग बातें कर रहे थे कि शायद उनको वाइड बॉल में भी होना चाहिए, लेकिन वही बात है कि यार एक तो दूसरी चीज एक है, मैंने आई थिंक सलमान भट्ट ने कहा था कि शान मसूद पे ना शायद इन्फ्लुएंस हो गया है बेसबॉल का, क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते हैं इंग्लैंड में। सो उन पे इन्फ्लुएंस उस चीज का बहुत ज्यादा है और वो उस चक्कर में ना अपनी विकेट दे देते हैं, क्योंकि हर जगह पे शायद उसकी जरूरत नहीं है। सो मैं इस चीज से एग्री करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे ना यहाँ पे आके ना वो उनकी अप्रोच भी उस तरह की लगी नहीं। अब यहाँ पे अगर बात करें वो बेसबॉल से अगर वो इन्फ्लुएंस थे भी, सो आई थिंक वो अप्रोच इधर उस तरह से नजर आई भी नहीं है, शायद मौका भी नहीं मिला। लेकिन आई थिंक इनको ना अपनी गेम को जरा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं बात ये कर भी नहीं सकता, वो इसलिए क्योंकि इनकी उम्र 35 साल है, 34-35 साल इनकी उम्र है। अब यहाँ पे अगर इनको ये इस लेवल पे सोचना पड़ रहा है कि इनको कैसे खेलना है, इनको अपनी गेम कैसे रखनी है, तो फिर आई थिंक इसकी कोई सेंस बनती नहीं है। सो खैर फिलहाल शान मसूद आउट हुए और बाबर के साथ उन्होंने ओपन की। अब कामरान गुलाम आए, अब उन्होंने 2 चौके तो लगाए लेकिन वो भी आउट हो गए, जेंसन ने उनको आउट किया। अब जेंसन की मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ, शान मसूद को रबाडा ने आउट किया था, जेंसन ने कामरान गुलाम को आउट किया, और फिर आते हैं सऊद शकील, और सऊद शकील भी 0 पे आउट होते हैं, रबाडा ने उनको भी आउट किया। सो अब इस वक्त ऐसे लग रहा था कि ये तो बॉलिंग पिच है यार, पाकिस्तान जिस तरह से खेला। फिर उसके बाद रिजवान बैटिंग के लिए आए और अभी वो 9 रन पे कर रहे हैं 28 बॉलों पे।
अब जो मसला इस वक्त है ना, इसके बाद सलमान, यार ये ऐसे लग रहा है कि हमारी पूरी बैटिंग की ये इस तरह की सूरत हाल हुई पड़ी है कि 3 आउट हुए हैं तो नीचे बैट्समैन सिर्फ सलमान है। सो आई थिंक इस वक्त ये उम्मीदें इस वक्त है कि बाबर रिजवान यहाँ से 2-200 गड़े। अगर बाबर रिजवान 2-200 भी यहाँ से करते हैं ना, फिर जाके हम फिर भी हम उसके करीब नहीं पहुंचते। फिर पौने 400 मतलब 64 रन अभी हैं, और 200 अगर बनाते हैं तो 400 रन तो इनके है ना। सो अब यहाँ पे देखेंगे किस लेवल की इनिंग खेलनी पड़ेगी, और शायद खेली भी जा सकती है, लेकिन हमें ये समझना है कि आने वाले टाइम में ना ये टेस्ट मैच मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। और इस वक्त मे भी इनिंग से हारने का भी एक खतरा तो नजर आ रहा है इस वक्त। अब यार मैं ना, एक तो ये ड्रॉ के ना हक में मैं हूँ नहीं वैसे इस तरह से। मुझे लगता है कि टेस्ट मैचेस के रिजल्ट्स आने चाहिए, और चाहे किसी के हक में भी है, लेकिन टेस्ट मैचेस के ना रिजल्ट्स आने चाहिए, क्योंकि मुझे टेस्ट क्रिकेट ना बड़ी पसंद है। सो मैं चाहता हूँ कि उसमें ना इंटरेस्ट रहे। जब आप ये ड्रॉ करते जाते हो ना, तो वो इंटरेस्ट उस तरह से रहता नहीं है कि रिजल्ट ही नहीं है तो हम 5 दिन हमने ज़ाया किस चीज़ में की है फिर। सो आई थिंक अब ये बिल्कुल ही, पहले तो एक लग रहा था ये कि एशियन कंडीशंस में अगर बैटिंग को सिर्फ देखें तो लेकिन अब आई थिंक अब फिलहाल अभी कुछ चांस ही नहीं है ना इस पे। हम, मुझे लगता है कि हम कोई डिस्कशन डिबेट्स कर ही नहीं सकते अभी ये इस सिचुएशन में। हालांकि होता है ऐसे है कि 2 दिन बाद आपको कुछ ना मैच की सूरत हाल नजर आती है, तीसरे दिन काफी हद तक डिफाइन हो जाती है, लेकिन अभी तीसरा दिन आना है। वो असल में लग ऐसे रहा है कि यार 3-4 दिन गुजर चुके हैं मैच को, ये सिचुएशन हुई पड़ी है। एक तो टाइमिंग भी थोड़ी सी ऐसी है ना कि पाकिस्तान के मैचेस मतलब पाकिस्तान का मैच शुरू होता है तो उससे पहले इंडिया का मैच खत्म हुआ होता है। और वो आप ये साइकिल देखो ना कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का मैच तकरीबन रात को 9 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक खत्म होता है, 8:30-9 बजे, और 4:30 बजे सुबह शुरू होता है इंडिया वाला मैच। सो तकरीबन 24 घंटे में से अगर आप 6 घंटे निकाल दो, 6-7 घंटे निकाल दो, तो 17-18 घंटे टेस्ट क्रिकेट चल रही है। और जो मेन कंट्रीज हैं दुनिया के, मेन टीम्स हैं, उनकी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो आई थिंक वो इस वजह से ऐसे लग रहा है कि वो, आज मुझे लग रहा था कि यार मैं ना किसी हद तक थोड़ा सा ड्रेन हो रहा हूँ, और लेकिन आई थिंक इस वक्त बाबर से बिल्कुल उम्मीदें हैं। बाबर को आई थिंक अपनी बेस्ट ट्रेनिंग खेलनी पड़ेगी, वो खेलनी ही पड़ेगी उसको। एक इनिंग उसने खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो 196 उसने किया था, जबरदस्त इनिंग थी आई थिंक। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त बाबर का 200, बिल्कुल 200 तो उसका चाहिए, लेकिन वो 200 से भी ज्यादा चाहिए अगर पाकिस्तान ने मैच में जाना है तो। क्योंकि उसके बाद अगर देखें ना, पाकिस्तान अगर कल, कहते हैं हम इमेजिन ही कर लेते हैं कि बाबर रिजवान कल पूरा दिन बैटिंग कर लेते हैं। अगर बाबर रिजवान कल पूरा दिन बैटिंग कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये दोनों अगर सरवाइव कर जाते हैं ना, हम ठंडा ठंडा भी लगाते हैं ना, तो 150 किया होगा इन दोनों ने, बहुत ठंडा ठंडा। मुझे लगता है कि पौने 200 भी शायद दोनों जा सकते हैं। और फिर अगले दिन आके, अब 3 दिन हो गए और बाबर रिजवान खड़े हैं जी पौने 200 पे, और पाकिस्तान के जो रन हैं वो इस वक्त तकरीबन 450, 450 है, सॉरी 450, हाँ 400 के करीब पाकिस्तान के रन हैं। और उसके बाद अब पाकिस्तान ने आगे सोचना है कि पहले तो हमने ये लीड खत्म करनी है, फिर पाकिस्तान एक टारगेट शुरू करेगा, और देते देते भी पाकिस्तान, अगर ये पाकिस्तान को करना पड़ेगा। पाकिस्तान एक तरफ जाता है कि यार हम लीड ले लेते हैं 100-150 रन की, एटलीस्ट 100-150 रन की लीड लेके फिर साउथ अफ्रीका को बैटिंग देते हैं, फिर साउथ अफ्रीका के आउट जल्दी करते हैं। तो ये आई थिंक ये मैच किसी तरफ जा तो सकता है अगर जाने को चाहे तो, लेकिन आई थिंक बहुत सी चीजें ठीक होनी पड़ेंगी। और फिर ये भी बात है कि पाकिस्तान को जो अगली इनिंग है वो फिर 9 बैट्समैनों के साथ खेलनी है। अब 9 बैट्समैनों में हमारे कोई ऑलराउंडर्स इस तरह से है भी नहीं, हमारे मेन बैट्समैन ही हैं जो कि बॉलिंग करते हैं। सो आई थिंक सूरत हाल में पाकिस्तान की इतनी अच्छी है नहीं। बाकी आई थिंक इसी चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं कि मैच कोई थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। अभी तो बिल्कुल वन साइडेड लग रहा है, लेकिन आई थिंक मैं कहूँगा कि हमें कुछ अपनी लिमिटेशंस का पता चला है कि हमारी लिमिटेशंस क्या है। आप इस बॉलिंग से, ठीक है, आपको जहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपको असिस्टेंस नहीं मिलेगी, आपके बॉलर्स कुछ कर नहीं पाएंगे। मीर हमजा उसी तरह का बॉलर है। अब मीर हमजा असल में अगर आप इसको देखें ना, तो इसका एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त है कि ये आउट कर सकता है जहाँ पे, मतलब अगर
पिचेस बॉलर को सपोर्ट ना भी कर रही हो, वहां पे भी आउट कर सकता है। लेकिन आई थिंक ये भी बिल्कुल इतना कोई इंप्रेसिव नजर आया ही नहीं है। अब्बास शहजाद का आप कह सकते हैं, इवन शहजाद भी आई थिंक बेहतर करता है बॉलिंग, लेकिन वो वाली बात फिर नहीं है ना कि मार्को जेंसन को आप जिस मर्जी पिच पे छोड़ दो, वो अपने कद की वजह से कुछ कर सकता है, वो अपनी स्पीड की वजह से कुछ कर सकता है। यहाँ पे ऐसा है नहीं। यहाँ पे आई थिंक सबसे तेज बॉलिंग कर रहा है या तो खुरम शहजाद अपनी पीक पे गया होगा तो वो 140 के करीब गया होगा, या आमिर जमाल गया होगा, अब्बास पीक पे गया होगा तो वो मेरे पता नहीं उसने 130 टच भी किया कि नहीं। मीर हमजा भी शायद 138 39 तक जाता है, लेकिन वो तब जब वो पूरे वार्म अप पूरी तरह से पीक पे होते हैं अपनी। लेकिन ये चीज कुछ देती नहीं ना, जब पेस जो होती है 140 प्लस की होती है ना, ये कद से पेस से, अब ये साढ़े ना इनके कद नॉर्मल ही हैं, जितने हमारे बॉलर इस वक्त खेल रहे हैं नहीं, ये इससे बैट्समैन को कोई तंगी नहीं हो रही होगी कि ये पता नहीं कहाँ से इसका हाथ आ रहा है, कद इसका इतना लंबा, कोई ऐसा मसला नहीं। मार्को जेंसन के साथ वो मसला हो सकता है, रबाडा को आप देखेंगे तो उसके साथ वो मसला हो सकता है, लेकिन हमारे किसी बॉलर ने किसी बैट्समैन को इस तरह से फ्लैट पिचेस पे कोई मसला डाला ही नहीं है। सो यहाँ पे फिर इस तरह से करते हैं कि आप स्पिनर्स की तरफ जाते हैं, कि जहाँ पे क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि गोरे स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते, ठीक है, तो हमें स्पिनर्स को ऐड करना चाहिए था। इवन मैं समझता हूँ कि हमें साजिद अली जो थे उनको भी इस टूर पे एटलीस्ट रखना चाहिए था। वो एक कॉन्फिडेंस के लिए वो चीज अच्छी होती है कि ड्रॉप क्यों हुए, ठीक है, एक सेंस बनती है कि जी वहां पे जाना है। यार आप रखो तो सही। नेथन लाइन मुझे नहीं लगता पिछला काफी अर्से से जहाँ पे पिचेस सपोर्ट ना भी करती हो तो उसको ड्रॉप किया होता है, उसको सिर्फ चौथी इनिंग की वजह से खिलाया होता है, लेकिन वो ब्रेक थ्रू लेके देता है ऑस्ट्रेलिया को। सो आई थिंक मैं हमेशा ये समझता हूँ कि आप बिल्कुल ऐसे ना अपनी कश्तियां जला के नहीं जा सकते कि यार बस ऐसे होगा तो फिर हम जीतेंगे, वरना तो फिर हम ना हमारा बी प्लान कुछ है ही नहीं। सो आई थिंक हमें ना ये कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। मतलब बैटिंग पाकिस्तान की अगर टेस्ट टीम देखे ना, सो अब सबसे जो खाली जगह नजर आती है ना वो ओपनिंग में आ रही है फिर दोबारा, कि शान मसूद रेगुलरली रन करते नहीं है। साइम अयूब अब फॉर्म में नजर आनी शुरू हुए थे तो वो अब 6 हफ्तों के लिए इंजर्ड है। और अब शान मसूद पे बात आती भी है तो साइम अयूब पे बात आती भी है तो वो चैंपियंस ट्रॉफी कब से शुरू है भला? पाक 19 से आई थिंक शुरू है, 19 से शुरू है। सो वो उनका रिहैब शुरू होगा तब से। अब वो सब कुछ वहां पे ठीक होगा तो फिर जाके 6 हफ्तों पे, अब 6 हफ्ते भी कब पूरे होंगे अभी, वही ना 1.5 महीना अगर आप लगाओ, 1.5 महीना भी अगर आप लगाओ, फिर उसके बाद रिहैब। सो साइम अयूब एक जो हम सोच के बैठे हुए थे सब कुछ कि यार अच्छी फॉर्म में है लड़का और हमें अच्छा परफॉर्म करके भी दे सकता है, अब वो भी एक चीज नजर आनी शुरू हो गई है दोबारा। और उसके बाद शान मसूद टेस्ट में रन नहीं कर रहे। बाकी टीम बैटिंग में अगर देखें तो ठीक लगती है। फिर अगर डेप्थ की बात करें तो फिर उसी तरह यार आमिर जमाल आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप उसको ना हर मैच खिला सकते हो। अगर 3 मैच की सीरीज है तो वो 1-2 मैच खेल सकता है, वो 3 मैच नहीं खेल सकता। और वो आपको उस तरह से वो चीज करके ही नहीं दे रहा। इवन आप उसको अगर व्हाइट बॉल में देखेंगे तो उसका एक दिन अच्छा होगा तो वो अगले 3 दिन उसके इतने बुरे जाते हैं। कहने का मतलब है कि एक मैच अच्छा हो तो 3 मैच वो इतनी बुरी बॉलिंग करेगा कि वो इतना उस पर कंट्रोल ही नहीं उसका नजर आएगा। सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीज देखनी चाहिए बैटिंग में। मतलब ही इज नॉट रिलायबल आई थिंक कि उन पे बिल्कुल किया जा सके कि यार ये नीचे से आके ना हमें कर देगा। अब्दुल रज़ाक वाली बात बहुत से प्लेयर्स के साथ की जाती है, लेकिन आई थिंक उस तरह से इनके साथ भी नहीं है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा ना हमें समझना पड़ेगा इस चीज को, और बहुत ज्यादा बेहतरी की जरूरत है। अभी अभी फिलहाल ये चाह रहे हैं कि कल का दिन हमारे लिए अच्छा जाए और बाबर रिजवान अपनी बेस्ट इनिंग्स खेल दें। रिजवान की जो बेस्ट इनिंग थी अभी वो बांग्लादेश के खिलाफ आई थी, बाबर की 196 की थी टेस्ट की इनिंग। सो आई थिंक अभी जरूरत उससे भी बेहतर की है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि कल कुछ ऐसा बेहतर हो और फिर नीचे से आगे जो बैट्समैन है वो भी अपनी कंट्रीब्यूशन करें किसी ना किसी तरह से। और जिस तरह सलमान है फिर आमिर है, अब उनका भी बेस्ट यहाँ पे चाहिए तो फिर जाके कोई सिचुएशन बनेगी मैच की। बाकी आई थिंक यार मैं तो आज ना बड़ा, आज वैसे मेरा दिन बड़ा ना जरा लंबा था तो मैं बड़ा ड्रेन आउट हुआ इसलिए शायद वीडियो भी आई थिंक लेट बना रहा हूँ। और बाकी आई थिंक फिर आपसे बात करते हैं।